हेलो फ्रेंड, आज हम लोग भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, सामान्य अध्ययन के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतिहास हमारा महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। इसलिए इस विषय को अच्छी तरीके से समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नंबर पूछा जाता है। यानी ये कह सकते हैं कि हमारे जनरल कंपटीशन में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं और उसमें से यदि अधिकांशतः में कि यदि इतिहास सब्जेक्ट को हमारा यदि कमज़ोर रह जाता है तो हम किसी भी एग्ज़ाम में फाइनल सिलेक्शन के बारे में लगभग नहीं ही सोच सकते हैं। इसलिए चाहे हम देखें रेलवे के एग्ज़ाम हो, चाहे बिहार दरोगा का हो, चाहे बीपीएससी के रहे और चाहे यूपीएससी के रहे, सभी इन सारे एग्ज़ाम में भारत के इतिहास या कह सकते हैं कि इतिहास से हमारा बहुत ज़्यादा नंबर सवाल पूछे जाते हैं। हम कह सकते हैं कि बीपीएससी के प्री में ही लगभग 40 सवाल पूछा जाता है। ठीक उसी प्रकार से यूपीएससी के प्री में लगभग 10 से 12 सवाल आता है प्री में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इतिहास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और इसे समझे बिना हम अपने आप को नहीं कर सकते सुरक्षित स्टूडेंट कि हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अंतिम रूप से सिलेक्ट हो जाएं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो अपना इतिहास नहीं जानता है वो इतिहास नहीं बना सकता। ये एक प्रचलित कथन है। तो इस रूप में हम देख सकते हैं कि इतिहास हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आज हम लोग भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि विश्व के इतिहास से ज़्यादा सवाल नहीं आता है, इसलिए हम लोग उस पर थोड़ा कम वेटेज देते हैं। लेकिन भारत का इतिहास, जिस देश के हम वासी हैं, वहाँ के इतिहास को जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल आता है कि आखिर इतिहास कहा किसे जाता है। तो इतिहास 3 शब्दों का एक समुच्चय है। वो 3 शब्द क्या क्या है? एक है इति प्लस ह और क्या है? तीसरा है आस। यही तीनों शब्द का समुच्चय इति और ह और आस मिलकर बनता है इतिहास। तो ये, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है कि निश्चित रूप से ऐसा हुआ। इति जोड़ ह जोड़ आस का मतलब होता है कि निश्चित रूप से ऐसा हुआ, निश्चित रूप से ऐसा हुआ। ठीक है, ये हो गया इतिहास का शाब्दिक अर्थ। इसी के अनुसार से हम कह सकते हैं कि जो मानव से संबंधित अतीत के घटनाओं का सही रूप से बता दे या तो निरूपित कर दे, उस ग्रंथ को हम इतिहास कहेंगे। एनसीईआरटी के अनुसार मानव की प्रगति की कहानी का उस भाग को इतिहास कहते हैं जिसका लिखित विवरण मिलता है। लेकिन इतिहास का यदि वास्तविक अर्थ में देखेंगे, चाहे वो लिखित में रहे या ना रहे, जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुआ है वहां से लेकर पूरा, चाहे अलिखित रहे चाहे लिखित रहे, सब को मिलाकर हम लोग इतिहास कहते हैं। क्योंकि शुरुआत में मानव बोलना लिखना नहीं जानते थे, वो कर्मिक रूप से धीरे धीरे अपने आप को विकसित किए। तो इस तरह से कह सकते हैं कि मूलतः महत्वपूर्ण तथ्यों को चुनकर, जो भी साक्ष्य रहे उन तथ्यों को चुनकर अतीत के पुनः निर्माण करने को ही इतिहास कहा जाता है। तो इस रूप में हम लोग इतिहास को देख सकते हैं। तो सरल, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सरल भाषा में इतिहास अतीत की घटनाएं, बीती हुई कहानियों का अध्ययन है। लेकिन यह दृष्टि इतिहास के अर्थ को संकुचित कर देता है। तो ये जो सिंपल जो कहा जाता है बीती हुई कहानी है, उसे इतिहास कहा जाता है। तो ये हमारे इतिहास का जो व्यापक, जो उसका मेन फिलॉसफी है, उसको संकुचित कर देता है। तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि व्यापक रूप में इतिहास
अतीत की घटनाओं का अध्ययन ही नहीं बल्कि क्या है, यह हमारे वर्तमान और भविष्य से भी जुड़ा है, ठीक है ना, क्योंकि हम अतीत से लेकर वर्तमान में उसका प्रयोग करते हैं। हम लोग जैसे आगे जाके पढ़ेंगे कि कैसे मौर्य साम्राज्य ने राज किया, फिर कैसे आगे देखेंगे अशोक उसमें कैसे राज किया था, फिर उसके आगे महान अकबर महान के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी रूप से क्यों उसके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि वो कैसे भारत को चलाए थे, कैसे उतना बड़ा साम्राज्य को मेंटेन किए थे, तो हम लोग उससे कुछ कुछ सीख लेते हैं। तो इसी अर्थ में यहाँ पर लिखा है कि यह हमारे वर्तमान और भविष्य से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम अतीत से लेकर वर्तमान में उनका प्रयोग करते हैं भविष्य को अच्छा करने के लिए। क्योंकि यदि हम जैसे किसी इतिहास में कोई व्यक्ति जैसे फेल हुए, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं कि औरंगजेब को बहुत ही बड़ा साम्राज्य मिला था उसके पूर्वजों के द्वारा, लेकिन वह अपनी धार्मिक कट्टरता के कारण उसको मेंटेन नहीं कर पाया और सारा अपने राजघराने का सारा जो अर्थव्यवस्था है वो युद्ध में बर्बाद कर दिया। दक्कन की लड़ाई जो मराठा के साथ हुआ था उसमें वो बर्बाद कर दिया। तो इस तरह से कह सकते हैं कि और बाद में उन्होंने कहा था कि यदि हम अपने पूर्वजों का इतिहास पढ़ लेता तो मैं ये गलती नहीं करता, काश मैं इतिहास पढ़ा रहता। तो इस रूप से हम कह सकते हैं कि वर्तमान एवं भविष्य से जुड़ा हुआ ये सब्जेक्ट है, क्योंकि अतीत से लेकर वर्तमान में हम उनका प्रयोग करते हैं और भविष्य को अच्छा करने के लिए। क्या करने के लिए? भविष्य को अच्छा। तो अभी हम लोग क्या क्यों पढ़ते हैं? यदि प्रशासनिक सेवा की तैयारी करते हैं तो वो इतिहास को क्यों पढ़ते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि वो जब इतिहास को नहीं पढ़ेंगे तो हमारे बीते हुए समय में जो महापुरुष हुए, ठीक है, जिसने जो देश को चलाने में या तो बड़ा साम्राज्य को चलाने में महत्वपूर्ण उसका योगदान था, तो उन्होंने क्या अच्छे काम किए या क्या गलतियां किया, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे नहीं तो आगे हम लोग उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे हम उस एडमिनिस्ट्रेशन को चला सकते हैं। तो इसलिए इस दृष्टिकोण से इतिहास हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो जाता है। इतिहास हमारे सामने सामाजिक सच्चाइयों को प्रदर्शित करता है। देखिए, यूँ तो कहा जा सकता है कि भारतीय दृष्टिकोण मुख्यतः आध्यात्मिक रहा था, लेकिन जैसे इसीलिए वो उतना मतलब सच्चाई को नहीं दर्शा पाते हैं और इसलिए हम लोग विदेशी स्रोत के बारे में आगे हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन इसका कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि पूरी तरह से मतलब यूजलेस है भारतीय दृष्टिकोण। भारतीय दृष्टिकोण हमारे कल्चर को दर्शाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है, लेकिन इतिहास हमारे सामने सामाजिक सच्चाइयों को, जो हमारे समाज जो बीते हुए समाज में जो बुराइयां था या तो जो मजबूती था, एक समय में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो ये हमारा सामाजिक सच्चाई है, ठीक है। लेकिन उसी समाज में सती प्रथा भी, जैसे कह सकते हैं कि गुप्त काल में सती प्रथा भी था, ठीक है। तो सती प्रथा एक सामाजिक बुराई है, या तो बालिका का कम उम्र में विवाह करना या तो विधवा पुनर्विवाह नहीं होना, ये सब सामाजिक बुराइयां थी। तो इसी अर्थ में यहाँ पर लिखा गया है कि इतिहास हमारे सामने सामाजिक सच्चाइयों को प्रदर्शित करता है जो कर्मानुसार अतीत से जुड़ा होता है। और देखिए यहाँ पर देखिए, रामायण का एक वर्जन आता है, ऐसी प्राचीन रुचिकर ग्रंथ जिसमें धर्म, देखिए कितना सब वर्ड लिखे हैं, एक धर्म, अर्थ, ठीक है, काम और मोक्ष, ये 4 चीज की शिक्षा प्राप्त होता है। रामायण के अनुसार इतिहास क्या है? ये एक ऐसा रुचिकर ग्रंथ जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की शिक्षा प्राप्त होता है, उसे इतिहास कहते हैं। तो इसी तरह से कई हम लोगों ने आगे भी पढ़ा, इससे पहले भी पढ़ा था कि निश्चित रूप से ऐसा हुआ है। शाब्दिक अर्थ में ऐसा कहा जाता है, इति जोड़ हा जोड़ आस, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि निश्चित रूप से ऐसा हुआ है। उसी के अनुसार जो ग्रंथ मानव से संबंध अतीत के घटनाओं को सही रूप से निरूपित कर देता है, उसे क्या कहा जाता है?
उसे ही इतिहास कहा जाता है। फिर दूसरे शब्द में हम इसे कह सकते हैं मूलतः महत्वपूर्ण तथ्यों को चुनकर अतीत को पुनर्निर्माण करना, मतलब विभिन्न कड़ियों को जोड़ जोड़कर हमारा पूर्वज कैसा था उसके बारे में पूरा कहानी तैयार कर देना ही इतिहास है। इस तरह से हम लोग यहाँ हम देख सकते हैं कि इतिहास किसको कहा जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को चार पुरुषार्थ भी कहा जाता है। कौन कौन सा ये याद रखना है कि एक है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इससे ऑब्जेक्टिव सवाल कैसा आएगा कि इनमें से कौन, एक दो अलग शब्द दे देंगे और वहाँ पर आ जाएंगे, पूछ देंगे कि इनमें से कौन सा चार पुरुषार्थ नहीं है, या तो इनमें से एक शब्द दे देंगे और बाकी बात तीन अलग अलग शब्द रहेंगे। जैसे मान लिया जाए रहेगा शिक्षा, फिर रहेगा कल्प रहेगा, इस तरह से कह सकते हैं, कल्प दे सकता है, ठीक है, या तो और कुछ इसी तरह से ऑप्शन दे सकता है। इसलिए ये चार शब्द याद रखना है, ठीक है। एक है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यही चार पुरुषार्थ हैं, ये बात याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास को तीन भाग में बांटा गया है। भारत के इतिहास को यदि आप पढ़िएगा तो इसको सुविधा के लिए तीन चरण में इसको बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत तो हम कह सकते हैं कि ये लगभग गुप्तोत्तर काल, लगभग 1000 ईस्वी तक, 800 से 1000 ईस्वी तक के आसपास जाएगा। 800 ईस्वी से ही लगभग ये शुरू हो जाता है मध्यकालीन, और ये होता है शुरू पुर्तगालियों के आगमन के साथ, आधुनिक भारत। तो भारतीय इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन भारत का इसका, तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास। तो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे आप कह सकते हैं कि बीपीएससी का यदि ऑप्शनल यदि इतिहास नहीं है तो केवल यही तीन सब्जेक्ट से काम चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में, प्रारंभिक एग्जाम में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछा जाता है, लेकिन यहीं पर यदि यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो उसका मेंस में, इसके मेंस में ये चौथा भाग का रख सकते हैं कि विश्व इतिहास, ठीक है ना। ये भारत का इतिहास नहीं है, ये विश्व का इतिहास। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पुनर्जागरण या तो फिर कैसे कैसे दो विश्व युद्ध हुए, कैसे, इसलिए वो जानना जरूरी है कि कैसे हम लोग फिर उस विनाश की ओर नहीं जाएं और उससे बच कर रहें। तो ये इसीलिए कहा, यहाँ पर लिखा गया है कि भविष्य को अच्छा करने के लिए। यहाँ पर देखिए कि वर्तमान एवं इतिहास क्या है, वर्तमान इतिहास हमारे वर्तमान एवं भविष्य से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम अतीत से लेकर वर्तमान में उनका प्रयोग करते हैं और भविष्य को अच्छा करने के लिए। तो हम लोग और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि सामाजिक सच्चाइयों को प्रदर्शित करता है क्या, हमारा इतिहास। तो इस रूप में हम लोग भारत के इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। वो है ये प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं कहाँ से, तो प्राचीन भारत के इतिहास से हम लोग शुरू करेंगे। तो प्राचीन भारत का इतिहास, विद्वानों ने प्राचीन भारत के इतिहास को भी तीन भाग में विभाजित किया। कौन कौन सा भाग, तो पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा क्या है, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो अब किसको कहता है प्रागैतिहासिक काल, तो वैसा काल जिसके लिखित साधन उपलब्ध ना हो। हम आपको पहले ही बताएं कि शुरुआती मानव, जब मानव की कहानी आज से लगभग 30 लाख वर्ष पूर्व प्रारंभ होता है। तो उस समय ये लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। तो वही यहाँ पर लिखा है कि वैसा काल जिसके लिखित साधन उपलब्ध ना हो, ना ही मतलब कोई सांकेतिक रूप से, ना ही लिखित मतलब है ही नहीं, लिखित साधन उपलब्ध ना हो और मानव पूर्ण रूप से सभ्य भी ना बना हो, उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें भारत के एग्जाम्पल के तौर पर यदि लेंगे तो हड़प्पा सभ्यता जो था उसके पहले का काल,
उसके पहले का काल, हड़प्पा सभ्यता के पहले के काल जो भी था, जिस समय हड़प्पा सभ्यता विकसित नहीं हुआ था, वो काल हमारा कहलाएगा प्राग ऐतिहासिक काल। अब आता है दूसरा कि आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल में वैसा काल आता है जिसमें लिखित साधन तो उपलब्ध हो, लेकिन उनका अर्थ अभी तक नहीं निकल पाया है। जैसे मान लिया गया, जैसे उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं कि हड़प्पा काल। हड़प्पा काल में जितनी भी चीज़ें लिखी गई है वो चित्रात्मक रूप से लिखा है, भाव चित्रात्मक रूप से लिखा गया है, जिसको अभी तक कोई पढ़ नहीं पाए। तो इसको हड़प्पा काल को किस में रखेंगे? तो आद्य ऐतिहासिक काल। अब तीसरा क्या आता है? तीसरा आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल तो वैसा काल जिसमें लिखित साधन होने के साथ साथ उसका अर्थ भी निकाल लिया गया है और मानव पूर्ण रूपेण सभ्य भी बन गया था। तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा कि भारत के प्राचीन इतिहास को, प्राचीन भारत के इतिहास को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, तो वैसा काल जिसका लिखित साधन उपलब्ध ना हो और उस समय मानव पूर्ण रूप से सभ्य नहीं हुआ था, तो उसको हम प्राग ऐतिहासिक काल कहेंगे। दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल, वैसा काल जिसका लिखित साधन तो उपलब्ध हो लेकिन उसका अर्थ अभी तक नहीं निकाल पाया है। उदाहरण के तौर पर हम हड़प्पा सभ्यता का काल ले सकते हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का जो भी लिखा गया है वो भाव चित्रात्मक रूप से लिखा गया है, उसको अभी तक व्याख्या नहीं कर पाया है विद्वान, अभी तक कोई भी विद्वान उसका व्याख्या नहीं कर पाया, इसलिए वो आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल वैसा काल है जहाँ पर जिसका लिखित साधन भी उपलब्ध हो और उसके साथ साथ मानव पूर्ण रूपेण सभ्य, पूर्ण रूपेण, देखिए यहाँ पर लिखा है मानव पूर्ण रूपेण सभ्य भी बन गया है और उसका अर्थ भी निकल जो लिखित साधन है उस समय का, जो उस समय के मानव ने लिखा उसका अर्थ भी निकाल लिया गया है और उस अर्थ से पता चलता है कि उस लिखित साधन से हमें पता चलता है कि मानव उस समय लगभग सभ्य बन गया था। तो उस काल को हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं कि भगवान बुद्ध के काल, जैसे महावीर के काल, बुद्ध के काल, तो ये काल होता है ऐतिहासिक काल। अब हम लोग जानेंगे कि इसका इतिहास के 3 भागों में बांटने का ये जो तरीका है, जिसमें आता है कि प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो इसी रूप में हम लोग इसे यदि विश्व के संदर्भ में देखेंगे तो इसको भी 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला होता है कि देखिए यहाँ पर पहला कह सकते हैं कि पूरा पाषाण काल, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पेलियोलिथिक एज, पेलियोलिथिक एज। और दूसरा क्या है? दूसरा होता है कि मध्य पाषाण काल और तीसरा होता है नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल किसको कह सकते हैं? तो जिस समय मनुष्य शिकारी हुआ करता था, मछली मारकर खाता था, कंदमूल खाते थे, यानी इधर उधर भटकते रहते थे, तो उस काल को कहा जाता है पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल किसको कहा जाता है? मध्य पाषाण काल, इसको इंग्लिश में मेसोलिथिक कहा जाता है, मेसोलिथिक। और फिर नव पाषाण काल आता है तो उसको नियोलिथिक एज कहा जाता है। तो मध्य पाषाण काल में क्या था कि ये बोलना सीख गए थे, शिकार करने के साथ साथ मध्य पाषाण काल में मनुष्य बोलना सीख गए थे। और तीसरा होता है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में मनुष्य कृषि करना प्रारंभ कर दिए थे, जिसके कारण से इसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया था, इसलिए इसको नव पाषाण काल कहते हैं। और अधिकतर महत्वपूर्ण कार्य इसी समय हुआ था, ठीक है। इसी समय चाक का खोज हुआ था, बहुत सारे कार्य इसी समय हुआ था, ठीक है, नव पाषाण काल में। मानव का इतिहास क्या है? तो मानव का इतिहास के बारे में, जैसे मानव की कहानी आज से लगभग 30 लाख वर्ष पूर्व प्रारंभ होता है, लेकिन मानव यूं ही एकाएक उत्पन्न नहीं हो गया, इसका क्रमिक रूप से विकास हुआ डार्विनवाद के सिद्धांत के अनुसार। और अब के समय में इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि जो जिस अनुसार से
डार्विन ने बताया है कि मनुष्य का कर्मिक विकास हुआ है, ठीक उसी प्रकार से हुआ है, क्योंकि अब तमाम साक्ष्यों के द्वारा ये बातें साबित हो चुकी हैं। तो सबसे पहले मानव जैसा दिखने वाला, मानव जैसा प्राणी जिसे आदिम कहा जाता है, उसे आदिम हेमोनिड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वो कब देखा गया और कहाँ देखा गया? तो सबसे पहले प्लीस्टोसिन एज में, ठीक है। प्लीस्टोसिन एज मतलब एज के बारे में कभी आप लोगों को बता देंगे किसी वीडियो में कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल होता है, ठीक है। ये काम जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ठीक है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल ज्योग्राफी में भी काफी इंपॉर्टेंट होता है और हिस्ट्री में भी, ठीक है। तो उसी में जो टाइम को डिवीजन किया है, तो उसी में से एक है प्लीस्टोसिन एज। प्लीस्टोसिन एज, उसको हिंदी में अभिनूतन काल कहा जाता है। तो सबसे पहले मानव जैसा दिखने वाला प्राणी अफ्रीका में प्लीस्टोसिन एपोक में देखा गया था, यानी अभिनूतन काल में प्रकट हुआ था। लेकिन दुर्भाग्यवश है कि भारत में पूरा पाषाण काल का मानव का कोई भी अस्थिपंजर का साक्ष्य अभी तक नहीं मिला है। लेकिन इसके बावजूद भी शिवालिक के पहाड़ी में मानव और वर्तमान बानरों के जो विकास हुआ है उसके लिंक से संबंधित बहुत सारे अस्थिपंजर मिले हैं, और वो कहाँ मिले हैं? शिवालिक की पहाड़ी से। और इसमें से सबसे विख्यात है रामापिथेकस। कौन सा है? तो रामापिथेकस का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो रामापिथेकस का साक्ष्य मिला है जो लगभग 80 लाख वर्ष पहले का है। ये कहाँ से मिला है? तो शिवालिक की पहाड़ी से। शिवालिक क्या है? तो शिवालिक के बारे में जान लीजिए कि हिमालय का सबसे नवीनतम मोड़ है, सबसे लास्ट में बना है शिवालिक। सबसे पहले उधर ग्रेटर हिमालय, फिर मध्य हिमालय, उसके बाद आता है ये शिवालिक। सबसे लास्ट में बना है ये शिवालिक। तो वही शिवालिक की पहाड़ी में रामापिथेकस का साक्ष्य मिला है। वो लगभग कब का है? 80 लाख वर्ष पहले, 80 लाख वर्ष पहले का है। उसके बाद सबसे पहला बानर मानव का सीधा चलता था बानर मानव, वो हेमोनाइट से मिलता जुलता था, मध्य अफ्रीका में पाया गया। उसे ही एस्ट्रोलोपिथेकस कहा जाता है। कि रामापिथेकस पेड़ से नहीं उतरना चाहा, लेकिन इसी में से ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है, इसका नाम है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये जो है पेड़ से नीचे उतर गया, नीचे उतर कर कह सकते हैं कि ऐसे चलना प्रारंभ किया, धीरे धीरे खड़ा हुआ। तो वो आप बुक में आप ये सब पढ़ सकते। ये यहाँ पर शॉर्टकट में समझाने के लिए, ताकि आपका जिज्ञासा बने, क्योंकि जब किसी भी चीज का व्याख्या हो जाता है तो आप उसको अच्छी तरीके से और जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर वो बातें केवल हम बता रहे हैं कि रामापिथेकस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस दोनों लगभग समकालीन थे, लेकिन रामापिथेकस पेड़ से नहीं उतरा और लेकिन ऑस्ट्रेलोपिथेकस मतलब प्रयास किया। तो ऐसा भी कहा जाता है कि जो अनुकूल है वही आगे मजबूत होगा, ठीक है, जो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो इसी रूप से इन्होंने अपने आप को विकसित करने के लिए चाहा। यदि आप लोग भी चाहिएगा कि हम अच्छा इंसान बने, तभी अच्छा इंसान बन चाहिए। जब चाहिएगा पावरफुल बनने के लिए, तभी पावरफुल बन जाइएगा। ऐसे आराम से नहीं बन सकते। तो ठीक वही जैव विकासवाद का वही थ्योरी है। तो इसी में रामापिथेकस पेड़ पर ही रह गया और ऑस्ट्रेलोपिथेकस पेड़ से नीचे उतरा, जिसके कारण से इसका शरीर धीरे धीरे सीधा होने लगा। उसके बाद बहुत दिन के बाद आता है उसी मतलब कह सकते हैं कि एक ही पेड़ के अलग अलग शाखा है ये सारे, ठीक है, चाहे रामापिथेकस रहे, चाहे ऑस्ट्रेलोपिथेकस रहे, या तो इससे पहले जो था हेमोनाइट की जितनी भी प्रजातियां हैं वो इस तरह से कह सकते हैं कि ऐसा नहीं हुआ है कि जैसे पहले बंदर था तो उसके बाद वनमानुष बना, उसके बाद मनुष्य बना। ये अवधारणा गलत है, बल्कि यहाँ से एक ही पेड़ से हर एक जीव मतलब कह सकते हैं जिस तरह से एक ही पेड़ में अलग अलग शाखा होती है, जैसे यहाँ से यहाँ फूट गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, तो इसी रूप में लास्ट में जाकर हम लोग आए हैं मानव। इस तरह से ये किसी भी बुक में आप पढ़िएगा, खासकर एनसीईआरटी में पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छा से वहाँ पर समझाया गया है। तो ये नहीं कहना है कि जैसे यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर बंदर दे देते हैं
तो ये नहीं कर सकते हैं कि ये और ये इस तरह यहाँ से यहाँ तुरंत चेंज होगा, यहाँ से यहाँ नहीं, ये अपने आप को डिवाइड करते रहेंगे। जो कोशिश किया वो आगे बढ़ा, उसका दिमाग बड़ा हुआ, ठीक है, और जिसका दिमाग बड़ा हुआ वही मतलब वही राज करने के लिए आगे बढ़ा। तो अभी हम लोग मनुष्य हैं, लेकिन एक ही पेड़ के सारे जीव जंतु हैं, ठीक है, सब यहीं से आए हैं, ठीक है, एक ही पेड़ के हैं, अलग अलग शाखा हैं, ठीक। तो ये नहीं कहना है कि बंदर थे उसके बाद ये बनना है, उसके बाद ये, इस तरह से नहीं। बंदर था तो वो अलग चल गया, उसमें से कुछ डेवलप हुआ, और ये सारे जो जैविक विकास हुआ वो बहुत लाखों साल के बाद ऐसा परिवर्तन आया। तो इस तरह से हम लोग मनुष्य का इतिहास, और लास्ट में जाकर बना ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद में आया था निएंडरथल, उसके बाद आया लास्ट में होमोसेपियंस, ठीक है। होमोसेपियंस को ही ज्ञानी मानव कहा जाता है, होमोसेपियंस, ठीक है, होमोसेपियंस। उसके बाद हम लोग मनुष्य इस रूप में हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि प्राचीन भारत का जो इतिहास है। अब हम लोग लौट के आ जाते हैं प्राचीन भारत के इतिहास, ठीक है। प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, और प्राचीन भारत का इतिहास जो लिखा गया है वो किन किन साक्ष्यों के आधार पर, किन किन स्रोतों से लिखा गया है, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो प्राचीन भारत के इतिहास का स्रोत, तो अध्ययन के दृष्टिकोण से प्राचीन काल का इतिहास का स्रोत 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत, और तीसरा है विदेशी स्रोत। सबसे मतलब इस तरह से कर सकते हैं कि सबसे सत्यापित स्रोत ये होता है पुरातात्विक स्रोत के तहत, जो मतलब उसका व्याख्या करके इस समय ऐसा होगा, इस समय ऐसा हुआ करता होगा, तब ये है, ये सबसे क्रेडिबल सोर्स माना जाता है, ठीक है। और साहित्यिक सोर्स में क्या होता है कि जो लेखक है उसकी विचारधारा पर डिपेंड करता है कि वो क्या लिखते हैं। हो सकता है कई लेखक, भारतीय लेखक हुए हैं, वो कल्पनाओं पर, केवल कोरी कल्पना लिखा है, जैसे कह सकते हैं कि चंद्रवरदाई। उसी तरह से लिखा है कि चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुआ है, ठीक है, जो कि ये मतलब कह सकते हैं कि ये वैज्ञानिक रूप से सत्य बात नहीं है, ठीक है। तो उसी रूप से बहुत सारे मतलब या इसमें त्रुटि हो सकता है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें यहाँ साहित्यिक स्रोत से भी आता है, ठीक है। और तीसरा है विदेशी स्रोत। तो विदेशी स्रोत ऐसा मान सकते हैं कि न्यूट्रलिटी ये किया होगा, लेकिन अब उसकी मानसिकता पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि वो किस विचारधारा से इन्फ्लुएंस्ड है। तो सबसे क्रेडिबल हम कह सकते हैं कि पुरातात्विक स्रोत के आधार पर जो सभी इतिहासकार मिलकर उसको डिफाइंड करते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत को माना जाता है, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत कौन कौन सा आता है। तो पुरातात्विक स्रोत, इस स्रोत के अंतर्गत उपरोक्त तथ्यों को शामिल किया जाता है, मतलब उपरोक्त नहीं, यहाँ पर कह सकते हैं कि निम्नलिखित तथ्यों को शामिल किया जाता है, ठीक है, निम्नलिखित तथ्यों को शामिल किया जाता है। पहला है अभिलेख, यदि कोई शासक अभिलेख लिखवाया तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसका भवन स्मारक, किस आधार पर वो वहाँ की कलाकृति कैसा था वो होता है। और तीसरा कह सकते हैं कि मूर्ति कला, कि उस समय का मूर्ति कला कैसे, चित्रकला, फिर आता है चित्रकला, उसके बाद सिक्का आता है, सिक्का जारी करता है, हर एक राजा अपने काल में सिक्का जारी करता था। कोई जो मतलब जैसे सिक्का जारी किया तो मतलब कह सकते हैं कि ये काफी मतलब विकसित थे। अब जो नई सिक्का जारी किया तो उसे क्या कर सकते हैं, उस समय उतना नहीं विकसित हुआ था, ठीक है। तो इसी आधार पर, और उसके बाद अवशेष, जो भी कंस्ट्रक्शन उसके द्वारा, उन लोगों के द्वारा बनाया गया, या तो उसकी बस्तियां जो भी है, जैसे हड़प्पा सभ्यता के जो भी अवशेष हैं उस आधार पर, तो ये सारे जैसे अभिलेख, भवन स्मारक, मूर्ति कला, चित्रकला, सिक्का और अवशेष, ये 6 जो है वो हम कह सकते हैं कि पुरातात्विक स्रोत है। ये पुरातात्विक स्रोत है 6, ठीक है। अब अभिलेख क्या कहते हैं? अभिलेखों को शिलालेख, स्तंभ लेख, ताम्रपत्र लेख, ठीक है, ये 3 प्रकार का हो गया। आदि के रूप में भी विभाजित कर सकते हैं। बहुत प्रकार के लेख हो सकते हैं, तो इनमें से प्रमुख है शिलालेख, स्तंभ लेख, ताम्रपत्र लेख। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता का अभिलेख अभी तक पढ़ा नहीं गया, ये इंपॉर्टेंट है। जो भी यहाँ पर स्टार मार्कर लिखा गया है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से
वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस जो स्टार मार्क के जो भी बातें लिखे गए हैं उसको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले अशोक के अभिलेख पढ़ा गया, जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम 1837 में अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ से देखिए एसएससी में कई बार सवाल आया है कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो एकदम सीधे मारना है कि जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। कब, तो 1837 को, ठीक है। अब देखिए आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अशोक का अभिलेख सबसे अधिक ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि अशोक का अभिलेख सबसे अधिक किस लिपि में लिखा गया है, ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में, ठीक है। प्राकृत भाषा है और ये लिपि, हर एक भाषा का एक लिपि होता है, तो ठीक है। तो ये भाषा है प्राकृत और लिपि है ब्राह्मी, ठीक है। ब्राह्मी लिपि में लिखा गया, लेकिन अशोक के अभिलेख में ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक और ग्रीक चारों लिपियों का प्रयोग किया। अशोक के अभिलेख में चारों लिपियों का प्रयोग किया गया। कौन कौन सा, ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक और ग्रीक, ठीक है। तो अब देखिए कि ब्राह्मी कैसा लिखा जाता है, खरोष्ठी कैसा लिखा जाता है, इस तरह से देख सकते हैं। तो बाएं से दाएं जिस तरह से हम लोग रेगुलर लिखते हैं कि इधर से लिखते जाते हैं, इधर से लिखते जाते हैं, तो वो हो गया ब्राह्मी लिपि, प्राकृत भाषा, ठीक है। अब दूसरा आता है दाएं से बाएं। दाएं से बाएं में खरोष्ठी लिपि लिखा जाता है, ठीक है। अरमाइक भी इसी दाएं से बाएं इधर से लिखेगा, ठीक है। और ग्रीक भी दाएं से बाएं लिखा जाता है, मतलब इधर से शुरू करेंगे इधर से आएगा, ठीक है। अब देखिए अभिलेख के बारे में, ये हो गया अभिलेख के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो अभिलेख के बारे में, महत्वपूर्ण अभिलेख जो है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करें, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रयाग प्रशस्ति, ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे गुप्त काल में, ठीक है। गुप्त वंश का है। तो प्रयाग प्रशस्ति किस शासक के द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था, तो समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति इसी को कहा जाता है इलाहाबाद अभिलेख। अब दूसरा है महरौली स्तंभ, लौह स्तंभ। महरौली लौह स्तंभ किसके द्वारा लिखा गया, ये भी गुप्त काल में आता है, ठीक है। ये भी गुप्त वंश है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा। एहोल अभिलेख किसके द्वारा लिखवाया गया, तो पुलकेशिन द्वितीय। और ये लिखा कौन, तो रवि कृति। आगे, और प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है, तो हरिसेन। इसका लेखक है हरिसेन। ये सब बाद में भी और डिस्कशन होगा, ये गुप्त काल में, और जिस समय पुलकेशिन द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे उस समय ये एहोल लेख के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये दोनों हो गया गुप्त काल, ये हो गया पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। अब हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल से संबंधित है। खारवेल ये कलिंग के शासक थे। खारवेल कहाँ के, हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक के द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया, तो खारवेल के द्वारा, ठीक है। खारवेल जैन धर्म का समर्थक था। ये सब तो फिर आगे हम ये सब चर्चा कर देंगे, ठीक है। तो ये कलिंग के शासक थे। कलिंग लगभग उड़ीसा के आसपास पड़ता है। बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेख, यहीं से खारवेल किस वंश से संबंधित था, यहीं से बीपीएससी में सवाल पूछा था, ठीक है। तो ये बातें, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बीपीएससी में सवाल पूछा। बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेख किससे संबंधित है, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में पढ़ेंगे। गुप्तोत्तर काल, गुप्त काल के बाद ये आता है, वहां पर पढ़ेंगे। बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेख किससे संबंधित है, किस शासक ने उत्कीर्ण करवाया, तो हर्षवर्धन। गिरनार, जिसको जूनागढ़ अभिलेख भी कहा जाता है, तो किसके द्वारा, ये क्षत्रप। रुद्रदामन, तो ये रुद्रदामन के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारा जितना भी चर्चा यहाँ पर किया गया है वो सारे शासकों के बारे में प्राचीन भारत में ही इसका उल्लेख किया जाएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं मंदसौर अभिलेख। ये देखिए फिर एक बार गुप्त शासक है, कुमारगुप्त। तो मंदसौर अभिलेख किस शासक ने उत्कीर्ण करवाया, तो कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय भी इन्हीं ने बनवाया था, ठीक है। तो मंदसौर अभिलेख कुमारगुप्त से संबंधित है, ठीक। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे उपयुक्त महत्वपूर्ण अभिलेखों में से हम लोगों को प्राचीन भारत का इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है, ठीक है। इनमें से देखिए
किसी में शासन काल की घटनाओं के बारे में उल्लेख किया गया है, किसी के बारे में जैसे जूनागढ़ अभिलेख ले सकते हैं। जूनागढ़ अभिलेख में विजय, व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में व्याख्या किया है, कौन कौन से कार्य किए हैं, ठीक है। रुद्रदामन उसका व्याख्या किया है किसमें, गिरनार अभिलेख, जिसको जूनागढ़ अभिलेख भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसी रूप में जैसे नासिक का अभिलेख है, प्रयाग प्रशस्ति है, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति में भी विजय और नीतियों का उल्लेख किया गया है। देखिए प्रयाग प्रशस्ति कहाँ पर है, प्रयाग प्रशस्ति देखिए यहाँ पर है, सबसे पहले उसी का चर्चा किए थे, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति में भी विजय एवं नीति, क्या नीति था समुद्रगुप्त का, कि शासन वो कुशलता पूर्वक चला सके, तो उन सारे बातों का उल्लेख किसमें किया गया है, तो प्रयाग प्रशस्ति में, ठीक है। उसी तरह से ये एहोल अभिलेख ये ले सकते हैं। तो एहोल अभिलेख में दिया गया है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था। तो इसका उल्लेख कहाँ पर किया गया है, एहोल अभिलेख में। ये देखिए पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है। और ये खारबेल है, कलिंग वंश का शासक है, और उसी रूप में बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेख किससे संबंधित है, तो हर्षवर्धन। तो इन सारे अभिलेखों के द्वारा हमको इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। उसी रूप में आते हैं भवन एवं स्मारक, ठीक है। इसके अंतर्गत मंदिर का निर्माण, यहाँ पर मंदिर के निर्माण का शैली पर मेन रूप से, मुख्य रूप से फोकस किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कला का सबसे ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण उल्लेख किया जाता है। तो अब जैसे मान लीजिए कि इस तरह से भारत है, ठीक है। तो ये उत्तर भारत में, दक्षिण भारत इस तरह से कह सकते हैं। तो उत्तर भारत में किसका कौन सा शैली था, नागर शैली, और मध्य भारत में क्या था, तो बेसर, ठीक है, बेसर। और दक्षिण भारत में कौन सा शैली था, तो द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली। ये तीन शैली है, तीन शैली का देखिए उल्लेख करेंगे। द्रविड़ शैली है, तो हम लोग नागर शैली में क्या क्या है, यह उत्तर भारत में प्रचलित है। हिमालय से लेकर बिंद कहाँ पर है, बिंद सतपुड़ा से उत्तर में है, ठीक है। बिंद तक के बीच में, बिंद देखिए यहाँ से शुरू होता है, यहाँ तक आता है, ठीक है। उसी तरह से सतपुड़ा भी यहीं पर है। तो बिंद तक जैसे उत्तर भारत में प्रचलित है, यह हिमालय से लेकर, हिमालय देखिए यहाँ पर है, ठीक है, हिमालय से लेकर बिंद पर्वत तक यह शैली विकसित था। उदाहरण के लिए पुरी का जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, या तो झांसी का दशावतार मंदिर। तो ठीक है, यहाँ पर यह सवाल आएगा कि नागर शैली में इनमें से कौन सा नहीं बना है, ठीक है। तो ये तीन को दिया हुआ है और एक दूसरा भी दे सकता है, ठीक है। इस तरह से यानी आप उन मंदिरों को लेना है जो उत्तर भारत में पड़ता है, वो सारे नागर शैली में बना है, ठीक है। अब आगे बढ़िए, अब है दूसरा बेसर शैली, ठीक है। बेसर शैली यह मध्य भारत में प्रचलित है, बिंद से लेकर कृष्णा नदी के बीच में विकसित, ठीक है। जैसे मान लिया जाए ये ऐसे ले सकते हैं, इस तरह से मान लिया रफ इंडिया है, ठीक है। तो यहाँ से मान लिया जाए विंध्याचल पर्वत यहाँ पर है और कृष्णा रिवर यहाँ से यहाँ पर बहती है, ठीक है। तो इसके बीच में, यहाँ से यहाँ के बीच में जो भी मंदिर बना है, ठीक है, यह मध्य भारत में प्रचलित बिंद से लेकर कृष्णा नदी के बीच में यह विकसित है। इसे दक्षिण पथ भी कहते हैं, ठीक है, दक्षिणा पथ भी कहते हैं इसको, तो बेसर शैली को, ठीक है। इसमें नागर शैली, ठीक है, और द्रविड़ शैली दोनों का मिक्सअप है, दोनों का मिश्रण है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र का अंबरनाथ मंदिर, ठीक है, महाराष्ट्र के अंबरनाथ मंदिर बेसर शैली का बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखिए द्रविड़ शैली, यह दक्षिण भारत में प्रचलित है, ठीक है। यह कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक, ऐसे कह सकते हैं। तो यहाँ से यदि कृष्णा नदी गया है तो यहाँ से लेकर और कन्याकुमारी यहाँ पर है, लास्ट टिप पर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो दक्षिण भारत में प्रचलित है वह कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक यह शैली, कौन सा शैली, द्रविड़ शैली, ठीक है। द्रविड़ शैली कहाँ से कहाँ तक, कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक। इसमें उदाहरण के लिए देख सकते हैं, तो उदाहरण के तौर पर तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर उसी को कहा जाता है।
राजराजेश्वर मंदिर तंजेश्वर का तंजौर तमिलनाडु में है, तंजौर तमिलनाडु में है। उसका बृहदेश्वर मंदिर, उसी को राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस शैली का सर्वोत्तम उदाहरण। उसी प्रकार से महाबलीपुरम का रथ मंदिर और उसी तरह से कांची का कैलाश मंदिर। कांची का कैलाश मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो द्रविड़ शैली में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट आ जाता है, गोपुरम और विमान। गोपुरम और विमान दक्षिण भारत के जो मंदिरें बने हैं उसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। यह ऊंचे दीवार, गोपुरम किसको कहा जाता है? ऊंचे प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। ठीक है, और विमान किसको कहा जाता है? यह द्रविड़ शैली का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। द्रविड़ शैली आपको बता रहे हैं अभी दक्षिण भारत के शैली के बारे में, द्रविड़ शैली के बारे में। तो उसका महत्वपूर्ण ये विशेषता है कि उसमें विमान किसको कहा जाता है? कि एक के ऊपर एक बने मंदिर को विमान कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग दो पुरातात्विक साक्ष्य में, पहला अभिलेख, दूसरा क्या देखे थे? भवन एवं स्मारक। ठीक है, अब देखिए तीसरा है मूर्ति कला। मूर्ति कला के बारे में हम लोग अभी जानेंगे। ठीक है, मूर्ति कला से भारतीय संस्कृति के बारे में हम लोगों को जानकारी, मूर्ति कला से भी भारतीय संस्कृति के बारे में हम लोग को बहुत खास जानकारी प्राप्त होता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित बातों को शामिल किया जा सकता है। भारत में मूर्ति कला का निर्माण कब से शुरू हुआ है? हड़प्पा काल से ही शुरू हुआ है। ठीक है, पूछेगा कि भारत में मूर्ति कला का निर्माण का कला जो था वो कब से शुरू हुआ है? तो हड़प्पे काल से शुरू हुआ है। ठीक है, जिसका विकास कुषाण काल में और सबसे अधिक विकास किस काल में हुआ था? सबसे ज्यादा विकास मूर्ति कला गुप्त काल में। गुप्त काल के समय में कहा जाता है कि स्वर्णिम काल था भारतीय इतिहास का। आगे पढ़ेंगे। मूर्ति कला के अंतर्गत दो शैली, कौन सा शैली था? एक गंधार शैली और एक मथुरा शैली होगा। ठीक है, एक गंधार शैली और दूसरा मथुरा शैली। तो गंधार शैली किसको कहा जाता है? यूनान और भारतीय कला का सम्मिश्रण से एक नए कला का जन्म हुआ, जो का जन्म पाकिस्तान के क्षेत्र में हुआ। ठीक, पाकिस्तान जहां पर तक्षशिला है वहीं के आसपास गंधार क्षेत्र में शुरू हुआ, इसीलिए इसे गंधार कला कहा जाता है। तो मूर्ति कला के अंतर्गत दो कला आता है, महत्वपूर्ण है। पहला है गंधार कला, दूसरा है मथुरा कला। ठीक है, मथुरा कला मथुरा के आसपास उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ और यहाँ पर ये गंधार कला पाकिस्तान के क्षेत्र गंधार क्षेत्र में ये शुरू हुआ। ये गंधार कला यूनानी और भारतीय कला का सम्मिश्रण है, यही याद रखना है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यहीं पर आ जाता है कि गंधार कला क्या है? या तो हिंद यूनानी कला क्या है? इस तरह से हिंद मतलब भारत कह सकते हैं और यूनानी यूनान को कह सकते हैं। ये दोनों का मिश्रण है गंधार कला। ठीक है, सर्वप्रथम भगवान बुद्ध की मूर्ति का निर्माण गंधार कला में ही हुआ था। सर्वप्रथम भगवान बुद्ध की मूर्ति का निर्माण, भगवान बुद्ध की मूर्ति, ठीक है ना, का निर्माण किस कला में हुआ था? गंधार कला में। यूनानी देवता अपोलो के मुख के समान भगवान बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किया गया। ठीक है, जिसमें विदेशी प्रभाव भी शामिल था। अब नेक्स्ट आता है कि मथुरा कला। मथुरा कला क्या है? हम लोग तीसरा पुरातात्विक स्रोत के बारे में, पहला है अभिलेख आता है, दूसरा स्मारक और तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं कि मूर्ति कला। मूर्ति कला के अंतर्गत दो कला है, एक गंधार कला है, दूसरा कला है मथुरा कला। मथुरा कला के बारे में मथुरा में इस कला का जन्म हुआ। ठीक है, इसलिए इसका मथुरा कला पढ़िए। यह पूर्णतः स्वदेशी था। ठीक है, उसमें देखिए यूनान का प्रभाव था तो उसमें उसको स्वदेशी नहीं कर सकते हैं। और इस मथुरा कला यह पूर्णतः स्वदेशी था, जिसका सर्वाधिक विकास किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में। ठीक है, अब देखिए चौथा आता है पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत। पहला आता है अभिलेख, दूसरा आता है भवन एवं स्मारक, तीसरा आता है मूर्ति कला और चौथा आता है चित्रकला। ठीक है, तो चौथा का हम लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, प्राचीन काल में चित्रकला से सामाजिक धार्मिक एवं और सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में हम लोगों को जानकारी प्राप्त होती है। किससे? चित्रकला से। ठीक है, इसके अंतर्गत जो चित्र बनाते थे वो अपना इमेजिनेशन को अपने चित्र में रखते थे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उसी को देखकर हम लोग वहाँ के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में अनुमान लगाते हैं। तो इसके अंतर्गत 4 महत्वपूर्ण चित्रकला का उल्लेख किया जा सकता है जो निम्नलिखित है।
पहला है अजंता का चित्रकला, दूसरा है एलोरा के गुफा का चित्रकला, ठीक है, और तीसरा है एलिफेंटा, और चौथा बाघ का चित्रकला। ये सारे महत्वपूर्ण चित्रकला है। अब देखिए यहाँ से सवाल, जितने भी बातें यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे सवाल आता है, ठीक है, सबसे बहुत महत्वपूर्ण सवाल आ जाता है। तो पहला है अजंता का चित्रकला। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अवस्थित है। कौन? अजंता। अजंता की गुफा कहाँ पर अवस्थित है? तो औरंगाबाद जिले में। कहाँ पर? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। तो इसको बिहार के औरंगाबाद से नहीं कंफ्यूज करना है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अवस्थित है। प्रारंभ में यहाँ कुल 29 गुफा थी, ठीक है, कितना गुफा थी? तो 29 गुफा था, लेकिन वर्तमान में केवल 6 ही बचे हैं, जिसमें से गुफा नंबर 1, 2, 9, 10, 16 और 17 सुरक्षित है। यही 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। 6 ही गुफा सुरक्षित है। अब इसके महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में अभी हम लोग जानेंगे। तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये जो अजंता की गुफा का चित्रकला जो है वो बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। इसमें जातक से संबंधित चित्रों को प्रदर्शित किया गया। जातक क्या है? बौद्ध का धर्म ग्रंथ है, ठीक है। बौद्ध धर्म में आगे इसके बारे में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पर जो लिखा है उसे याद रखना है, ठीक है। बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता की गुफा का चित्र, संबंधित है। इसमें जातक के संबंधित चित्रों को प्रदर्शित किया है। गुफा में गुफा संख्या 16, 17 गुप्त कालीन से संबंधित है, और गुफा संख्या 16 में मरनासन राजकुमारी का चित्र, जो भगवान बुद्ध के पत्नी थी, उसका चित्र दिया गया है। गुफा नंबर 17 में माँ और शिशु, यानी कह सकते हैं कि वही गौतम बुद्ध का पत्नी यशोधरा और राहुल उसका बेटा, उसका चित्र की करुणा भाव को प्रदर्शित किया है। किसमें? गुफा नंबर 17 का चित्र में। और 16 में मरनासन राजकुमारी है। ये बातें याद रखना है। आगे गुफा नंबर 17 को चित्रशाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है गुफा नंबर 17 को? चित्रशाला। अब देखिए पढ़ते हैं एलोरा की गुफा। यह भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में ही अवस्थित है। प्रारंभ में यहाँ कुल 28 गुफा थे, और 1990 ईस्वी में 43 गुफा का और पता चला, जो कुल मिलाकर कितना हो गया? 71, मतलब 71 गुफा कुल मिला के हो गया। अब आगे पढ़ेंगे इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। ये जो एलोरा की गुफा है, ठीक है, एलोरा की गुफा का चित्रकला जो है वो सनातन धर्म, हिंदू, बौद्ध और जैन। तो यहाँ पर देखिए कंफ्यूजिंग ये रहेगा कि अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है, तो वो केवल होगा बौद्ध धर्म से। और यदि वहीं पर पूछ दिया जाएगा कि एलोरा की गुफा किस धर्म से संबंधित है, तो वो रहेगा हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों, इस तरह से। और एलोरा की गुफा, एलोरा मुख्य रूप से राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। एलोरा की गुफा को बनाया कौन? राष्ट्रकूट। आगे पढ़ेंगे हम लोग राष्ट्रकूट वंश में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एलिफेंटा की गुफा, यह मुंबई बंदरगाह से, ठीक है, जो वर्तमान में मुंबई बंदरगाह है उससे लगभग 9 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित है। पुर्तगालियों ने इसका पता लगाया। पुर्तगाली जिस समय आए थे उन्हीं ने इस गुफा का पता लगाया। इसका प्राचीन नाम धारा नगरी था, ठीक है, इसका प्राचीन नाम क्या था? धारा नगरी। पुर्तगालियों ने यहाँ पत्थर का विशाल हाथी का मूर्ति देखा और इसका नाम एलिफेंटा रख दिया, ठीक है। पत्थर का बना एक बड़ा सा हाथी को ही एलिफेंट कहा जाता है इंग्लिश में, इसीलिए इसी के नाम से इसका नाम एलिफेंटा पड़ गया, ठीक है, एलिफेंटा रह गया। यहाँ से प्रसिद्ध भगवान किसका? शिव का, ये नहीं कि बुद्ध, इस तरह से नहीं। यहाँ पर देखना है कि एलिफेंटा की गुफा से किस भगवान का मूर्ति प्राप्त हुआ है, तो ये शिव भगवान का, ठीक है, त्रिमुख वाली मूर्ति, ठीक है, त्रिमुख वाली मूर्ति प्राप्त हुआ है, अर्थात यह शैव धर्म से संबंधित है। तो एलिफेंटा की गुफा किस धर्म से संबंधित है? यहीं से अनुमान लगा सकते हैं कि शैव धर्म से संबंधित है, ठीक है। बाघ की चित्रकला, बाघ कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के धार जिले के बाघ नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? तो बाघ नदी के किनारे। बाघ नदी के किनारे इस गुफा का पता चला। यहाँ से 9 गुफा प्राप्त हुआ है, ठीक है, यहाँ से कुल 9 गुफा का प्राप्त हुआ है। यह भी बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है, ठीक है। जिस समय बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे
उस समय महायान, हीनयान, ये सारे चीजें हम लोग वहां पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, आगे देखिए 5वां आ जाता है सिक्का। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो पहला हम लोगों ने पढ़ा कि अभिलेख। ठीक है, दूसरा पढ़े हम लोग भवन एवं स्मारक। ठीक है, तीसरा हम लोगों ने पढ़ा मूर्ति कला। ठीक है, चौथा क्या पढ़े? चौथा पढ़े चित्रकला। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे पांचवा में आता है क्या? सिक्का। ठीक है, सिक्का स्रोत के रूप में इन सिक्कों को हम लोग सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक अवस्थाओं को प्राप्त करते हैं, क्योंकि समाज में कैसा उस तरह से प्रचलन था उसका भी उत्कीर्ण कई सिक्के में मिलता है। जैसे राजनीतिक वर्चस्व कैसा है, जैसे जो पूर्ण सॉरेन मतलब पूर्ण संप्रभु वाला राजा नहीं था वो सिक्का नहीं जारी कर पाया। ठीक है, उसी रूप में ये पूरे डोमिनेंस को दर्शाता था कि उसके नाम से सिक्का जारी हुआ। ठीक है, और वही सिक्का कितनी मात्रा में और किस चीज का बना हुआ है उससे वो दर्शाता है कि वो कितना आर्थिक रूप से वो साम्राज्य और या तो वो राजा कितना समृद्ध थे। तो वो आर्थिक स्थिति को भी दर्शाता है सिक्का, और धार्मिक आस्था को भी उसमें प्रकट किया जाता है। ठीक है, कई बार किसी देवी देवता का उसमें चित्र रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक अवस्था का जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किससे? सिक्का से भी। ठीक है, तो सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिस्ट। ठीक है, मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। ठीक है, और प्राचीन भारत में प्रचलित कुछ महत्वपूर्ण सिक्कों का अध्ययन इस रूप में भी किया जाता है। किस रूप में? देखिए, आहत सिक्का। ठीक है, पंचमार्क। भारत में सर्वप्रथम आहत सिक्का का प्रयोग किया गया। ठीक है, जो चांदी का बना होता था। किस चीज का बना? आहत के सिक्का किस चीज से बना होता था? तो चांदी का। ठीक है, साहित्य में इसे कर्णासन कहा जाता है। ठीक है, इसे साहित्य में क्या कहा जाता है? कर्णासन, करसानन। ठीक है, करसापन। ठीक है, करसापन कहा जाता है। साहित्य में इसे करसापन कहा जाता है। ठीक है, साहित्य में इसे क्या कहा जाता है? करसापन। ठीक है, याद रखना है। आहत सिक्के को साहित्य में क्या कहा जाता है? तो यहां से सवाल आ सकता है। करसापन। ठीक है, वो किस चीज के बना था? तो चांदी का। ठीक है, यहां से भी सवाल आ सकता है। इस पर राजा का नाम, तिथि, कर्म उल्लेख नहीं होता था। क्या उल्लेख होता था? नहीं होता था, क्योंकि इसी में कहा जाता है आहत सिक्के, पंचमार्क। ठीक है, इस पर केवल पशु, पक्षी, पेड़ पौधा, ठीक है, पेड़ पौधा, सूर्य और चंद्र की आकृति अंकित कर दिया जाता था। ठीक है, इसमें किसी भी नाम या तिथि का उल्लेख नहीं किया जाता था। अब देखिए आता है दूसरा, स्वर्ण सिक्का। भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का कौन जारी किया था? हिंद यूनानी। ये बात याद रखना है, हिंद यूनानी शासकों ने जारी किया था। ठीक है, सबसे पहले स्वर्ण सिक्का। ठीक है, अब देखिए भारत, यहां पर से देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट आएंगे। भारत में सबसे अधिक सोने का सिक्का कौन जारी किया था? तो गुप्त वंश में, इसीलिए स्वर्णिम काल कहा जाता था। अब देखिए भारत में सबसे शुद्ध सोने का सिक्का कौन जारी किया था? शुद्ध सोने का सिक्का कौन जारी किया था? कुषाण वंश। ठीक है, कुषाण वंश, ठीक है, के शासकों ने जारी किया था। भारत में सर्वप्रथम लेख युक्त, माने उस पर लेख युक्त सिक्का, ठीक है, लेख युक्त सिक्का किसने जारी किया था? तो हिंद यूनान ने। ठीक है, हिंद यूनान के शासकों ने। अब देखिए आगे, भारत में सर्वप्रथम राजा का नाम और उनके कार्यकाल से संबंधित तिथि, क्रम और देखने में आकर्षण टिक्का किसका था? तो हिंद यूनानियों का ही था। ठीक है, हिंद यूनानियों का ही था। अब देखिए भारत में सर्वप्रथम सीसा एवं पोटीन का सिक्का कौन जारी किया था? तो ये किया था सातवाहन शासक ने। ठीक है, सातवाहन शासक ने। ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु है जो भी है वो सभी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। यहीं से बहुत सारा सवाल आपका बन जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए ये सारा चीज को रिवीजन करना है, फिर से देखना है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पूरा सारांश है। ठीक है, इधर उधर नहीं, किताब को बाद में देखना है। ठीक है, जब एक्स्ट्रा टाइम रहे तो देखना है, और ऐसे इतना ही देख लीजिए बार बार, वो काफी है। ठीक है, अब देखिए छठा पुरातात्विक स्रोत में आता है सबसे लास्ट, अवशेष। ठीक है, अवशेष के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे।
प्राचीन भारत के स्रोत के रूप में इन अवशेषों का भी महत्वपूर्ण स्थान है हमारे इतिहास के विषय को जानने के लिए, हमारे मतलब भारत के प्राचीन इतिहास को जानने के लिए। ठीक है, हस्तिनापुर पहला आता है अवशेष, कहाँ पर है? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर इस स्थल का उत्खनन के बाद जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है उससे स्पष्ट होता है कि महाभारत का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 900 ईस्वी पूर्व। ठीक है, हस्तिनापुर के साक्ष्य से पता चलता है। ठीक है, अरिकामेड, अरिकामेड कहाँ है? पांडिचेरी में अवस्थित है। ठीक है, यहाँ भी अवशेष प्राप्त हुआ है। यहाँ से रोमन सिक्का, क्या क्या मिला है? रोमन सिक्का, रोमन बस्ती, रोमन मृत भांड, मतलब मिट्टी का भांड। ठीक है, और रोमन सम्राट आगस्टल की मूर्ति। ठीक है, किसका मूर्ति? आगस्टल की मूर्ति का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, अवशेष के रूप में, जिससे स्पष्ट होता है कि भारत और रोम के बीच में व्यापारिक संबंध काफी अच्छा था। ठीक है, अरिकामेड कहाँ पर अवस्थित है? तो पांडिचेरी में। ठीक, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कुम्भरार। ठीक है, देखिए अवशेष के रूप में हम लोग पढ़े, पहला अवशेष हस्तिनापुर से मिला है, महत्वपूर्ण अवशेष हस्तिनापुर से। दूसरा अरिकामेड, अरिकामेड कहाँ पर है? पांडिचेरी में, जिसको अभी पुडुचेरी कहा जाता है। ठीक है, वहां से मिला है रोम के सिक्का, रोम की बस्ती, रोम मृदभांड और रोम के सम्राट आगस्टल की मूर्ति। ठीक है ना। अब तीसरा अवशेष के रूप में साक्ष्य कहां से मिला है? तो कुम्भरार कहां पर है? तो बिहार के पटना। ठीक है, पटना में। ठीक है, यहां पर मौर्यकालीन अवशेष प्राप्त हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित 80 स्तंभों वाला राजमहल का निर्माण मिला है। ठीक है, तो उपयुक्त इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि छेवों का व्याख्या कर दिया है। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि उपयुक्त वर्णन से पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में हमें संक्षिप्त जानकारी मिल जाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? इसके बाद आएगा साहित्यिक स्रोत। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या पढ़ा? पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, दूसरा है साहित्यिक स्रोत और तीसरा आएगा क्या? विदेशी साहित्य। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत, दूसरा आता है साहित्यिक स्रोत और तीसरा आता है विदेशी स्रोत। ठीक है, तो विदेशी स्रोत में साहित्यिक स्रोत और विदेशी स्रोत हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और अभी हम लोगों ने जो पढ़ा उसको बार बार रिवीजन कीजिए, उसको कॉपी कलम से कॉपी पर लिख लीजिए। ठीक है, या तो इस वीडियो को ही बार बार देखिए। ठीक है, और इसके बाद जो साहित्यिक स्रोत और विदेशी स्रोत है। ठीक है, हमने आज इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ा। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास में जाने से पहले उसकी स्रोत क्या क्या है उसके बारे में पढ़ा। उसको तीन प्रकार के बांटा गया है सुविधा के लिए। पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा होता है कि साहित्यिक स्रोत और तीसरा होता है विदेशी स्रोत। तो हम लोगों ने केवल आज एक पढ़ा, तो वो भी पढ़ा पुरातात्विक स्रोत। उसके 6 प्रकार से उसको विभाजित किए गए सुव्यवस्थित करने के लिए। ठीक है, तो वो 6 प्रकार के पुरातात्विक स्रोत को हमने पढ़ा और आगे साहित्यिक स्रोत नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। साहित्यिक स्रोत और विदेशी स्रोत हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए और इतना सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।